हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेईई एडवांस लेवल के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये है जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स 1 प्लस पी टाइम्स एक्स माइनस पी वाई प्लस p times of 1 plus p equals to 0 and 1 plus q times of x minus qy plus q times of 1 plus q equals to 0 and y equals to 0 where p is not equals to q is given by। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम एक फिगर बनाने वाले हैं, हम एक ऐसी फिगर बनाते हैं रफ फिगर टाइप से, जिससे कि हम क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन तीनों ही लाइन में एक लाइन तो हमारे पास ये गिवन कर रखी है, एक लाइन हमें ये गिवन कर रखी है और एक लाइन की इक्वेशन हमें ये गिवन कर रखी है। क्योंकि हम जानते हैं y इक्वल्स टू 0 हमारे लिए कौन सी लाइन बैठेगी, हमारे लिए y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये कहलाएगी। मतलब x एक्सिस को हम y इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं और y एक्सिस को हम x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन बोलते हैं। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई है y इक्वल्स टू 0। और अभी के लिए लेट से हम इस लाइन के लिए अगर बात करते हैं तो हमने पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए कि एक्स वाई एक्सिस पर कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है माइनस p, एंड अगर हमारे पास x 0 हो जाता है तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 प्लस p। ओके, जब हमारे पास y 0 था तो x इक्वल्स टू माइनस पी आ रहा था, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 1 प्लस पी आ रहा है इस लाइन के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इस लाइन के लिए, तो जब y इक्वल्स टू 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस q, एंड जब हमने x इक्वल्स टू 0 ले लिया तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 1 प्लस q। अभी के लिए क्योंकि ऑर्थो सेंटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फिगर को कुछ इस टाइप से बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे लिए जो फिगर है थोड़ी इंफॉर्मेटिव रहे। अब यहाँ पर हमें p और q के नेचर के बारे में नहीं बता रखा है। अगर नहीं बता रखा है तो हम इजीली स्ट्रक्चर को, इस फिगर को अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेट से अभी के लिए हमने एक लाइन को तो इस टाइप से इंक्लाइंड बना लिया और दूसरी लाइन को हमने कुछ इस टाइप से इंक्लाइंड बना लिया। ये जो पहली लाइन है इसको हमने बोल दिया कि ये p वाली लाइन है और ये वाली लाइन हमारे लिए q वाली लाइन है। तो जब ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास माइनस p कॉमा 0। और ये लाइन, ये q वाली लाइन जब यहाँ पर x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगी ये, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस q कॉमा 0। अब हमें अगर इनका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो बनने वाला ट्राइंगल होगा तीनों लाइन से वो यही वाला ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन हमें पहले से ही बता रखी है y इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे ही ट्राइंगल के अंदर जब हम इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट से, लेट से अभी के लिए इसे आपने a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया और इस पॉइंट को लेट से अभी के लिए c बोल दिया। अगर आप इस पॉइंट से इस सामने वाली साइड पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो इन दोनों ही लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे लिए ऑर्थो सेंटर की तरह वर्क करेगा, और वो ऑर्थो सेंटर हमारे लिए कितना हो जाएगा O। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट B निकालना होगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों ही लाइंस को लिख लिया 1 प्लस p टाइम्स ऑफ x
माइनस p टाइम्स ऑफ y प्लस p टाइम्स ऑफ 1 प्लस p इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस q टाइम्स ऑफ x माइनस q टाइम्स ऑफ y प्लस q टाइम्स ऑफ 1 प्लस q इक्वल्स टू 0। अब जब हम इन दोनों ही लाइंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p q एंड 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q। इसको हमने अभी के लिए एज इट इज लिख लिया। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो b से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, उस परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर वो जो लाइन हमारे पास आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऑब्वियसली वो जो लाइन होगी समथिंग x इक्वल्स टू a टाइप से होगी। मतलब स्लोप कितना होगा उसका 90 डिग्री। अगर स्लोप 90 डिग्री होगा तो ये जो लाइन होगी ये हमारे पास जो b का कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास पी क्यू एंड 1 प्लस p टाइम्स 1 प्लस q इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल ही आ जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो गई x इक्वल्स टू पी क्यू। अब ये लाइन हमारे पास आ चुकी है b, इसके लिए अभी के लिए हमने लिख दिया d। तो जो बी डी वाली ये जो लाइन है हमारे पास उसकी लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमें जो लाइन निकालनी है वो कौन सी निकालनी है a, यहाँ पर अभी के लिए हमने लिख लिया e। अब ये हमें ए ई लाइन निकालनी है। अब इस ए ई लाइन को निकालने के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये पॉइंट तो अवेलेबल है लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं है। तो अगर मैं लाइन ए ई को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सिंपल से मुझे समझ में आ रहा है कि पॉइंट तो मेरे पास है माइनस पी कॉमा 0, लेकिन मेरे पास अभी स्लोप अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि हम कैलकुलेटिवली समझ पा रहे हैं कि जो ए ई लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, हम देख रहे हैं कि जो ए ई है वो परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, तो जो स्लोप बी सी का होगा उसका -1 अपॉन स्लोप वो हमारा स्लोप किसका हो जाएगा ए ई का। तो अगर हम बी सी का स्लोप निकालते हैं, हमने लिख लिया स्लोप ऑफ बी सी लाइन इक्वल्स टू माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो ये आ रहा है आपके पास 1 प्लस q अपॉन q। और जब ये स्लोप BC लाइन का आ रहा है तो हम समझ पा रहे हैं AE लाइन का स्लोप m1 m2 इक्वल्स टू -1 की वजह से, क्योंकि दोनों ही लाइन्स AE एंड BC परपेंडिकुलर हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली AE का स्लोप निकाल लिया, वो हो जाएगा -1 अपॉन m ऑफ BC। ये हो जाएगा हमारे पास -q अपॉन 1 प्लस q। अब अगर हम AE लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AE वो डायरेक्टली निकल जाएगी। अब हमारे पास y माइनस y1 मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस AE वो कितना आ रहा है -q अपॉन 1 प्लस q इंटू x माइनस x1 मतलब यही वाला जो पॉइंट जिसे AE पास हो रही है ये हो जाएगा हमारे पास प्लस p। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ 1 प्लस q इक्वल्स टू -qx माइनस qp। अब ये जो इक्वेशन आ गई है, लेट से हमने x इक्वल्स टू पी क्यू जो लाइन थी हमारे पास जो b से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आई थी BD लाइन, वो थी x इक्वल्स टू पी क्यू। इसको हम आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। और ये जो अभी आपने AE लाइन निकाली है इसको आपने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको कंसिडर करने का फ़ायदा क्या है कि अगर हम इन दोनों ही लाइन को आपस में देखते हैं इस ग्राफ के थ्रू, इस रफ ग्राफ के थ्रू, तो ये दोनों लाइंस AE एंड BD जिस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या करा,
x की ये वैल्यू पी क्यू ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा y का भी, ये हो जाएगा माइनस क्यू, और x की वैल्यू है पी क्यू माइनस क्यू पी। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं पी क्यू, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस क्यू माइनस 1, और चाहो तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा q प्लस 1, और माइनस यहाँ आ जाएगा। हमारे पास y इंटू 1 प्लस क्यू पहले से ही चल रहा था, इस 1 प्लस क्यू से ये 1 प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पी क्यू, और x की वैल्यू इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए आ रही थी हमारे पास x इक्वल टू पी क्यू। अब क्योंकि इन्होंने हमसे इक्वेशन के अंदर लोकस पूछ रखा है ऑर्थो सेंटर का, जब भी कभी हमसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए h कॉमा के एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम नहीं भी एज्यूम करते, हम एक्स वाई से भी काम चला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जनरली एच के कंसीडर करके ही किया जाता है। तो हमने इसको एच के मान लिया, तो h इक्वल्स टू पी क्यू आ रहा है एंड k इक्वल्स टू माइनस पी क्यू आ रहा है, और अब हमें h और k में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हम देख पा रहे हैं डायरेक्टली कि अगर हम h प्लस k लिखते हैं तो यहाँ से ये जो पी क्यू है हमारा कितनी वैल्यू दे रहा है 0, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है h प्लस के इक्वल्स टू 0, जिसको कि h को आप x की फॉर्म में और k को आप y की फॉर्म में जब लिख देते हो तो इक्वेशन बन के आती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये ही लोकस की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लोकस की जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो किसको मैच करेगी, पैराबोला की इक्वेशन या इलिप्स की इक्वेशन या हाइपरबोला की इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू की जो इक्वेशन है वो केवल और केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा जेईई एडवांस 2008 का। इसमें क्या बोल रखा है, कंसीडर 3 पॉइंट्स p इक्वल्स टू माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा एंड माइनस कॉस बीटा। Point number Q is cos beta minus alpha and sin beta, and point R is cos beta minus alpha plus theta and sin beta minus theta, where alpha beta theta are greater than 0 but less than pi by 4। then इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें इन्होंने तीनों ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से एक लाइन के ऊपर बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है उनके ऊपर इसे लाई करके दिखा रखा है। और फोर्थ पॉइंट के अंदर इन्होंने बोल रखा है कि पी क्यू आर नॉन कोलिनियर है, मतलब वो एक लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की थीम को देखें, हमें एक्चुअल में यही पता लगाना है कि क्या पी क्यू आर जो है एक लाइन में है भी या नहीं है। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका इतना सा है कि अगर इन तीनों ही पॉइंट्स को लेकर अगर हम इनका एरिया 0 अगर निकाल देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोल पाएंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आ रहा होगा उस कंडीशन के अंदर। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमने तीनों ही पॉइंट से बनने वाले, अभी के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं। अभी के लिए हमने तीनों पॉइंट्स को ले लिया है और इनसे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को अभी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा, और अगर ये कोलिनियर नहीं हुए तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया नॉन ज़ीरो आएगा। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए हमने ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा से, चाहे आप इसे ए से भी, कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका एरिया निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड 1। सेकेंड पॉइंट दे रखा है कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा एंड 1। थर्ड हमें दे रखा है कॉस
बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा एंड साइन बीटा माइनस थीटा एंड 1। अब तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि जो ट्राइंगल है, जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को अल्फा बीटा और थीटा के लिए। हमने अल्फा को अभी के लिए मान लिया 30 डिग्री π/6, बीटा को भी कितना मान लिया π/6, जो विद इन द रेंज आ रहा है हमारा 0 to π/4, मतलब 0 to 45 डिग्री में, एंड थीटा को भी अभी के लिए हमने मान लिया π/6। अब क्योंकि अल्फा बीटा थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में कोई भी हो सकती है, और यहाँ पर अल्फा बीटा थीटा के ऊपर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं लग रखा है कि अल्फा बीटा से बड़ा होगा या बीटा थीटा से छोटा होगा, तो हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि आखिर हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अदरवाइज अगर हम इन 3 वेरिएबल के साथ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट्स हमारे खराब कर देगा। तो हमने वैल्यू जब पुट करी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन ऑफ, यहाँ हम बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं, मतलब π/6 माइनस π/6 कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास 0 आ रही है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कॉस ऑफ बीटा मतलब π/6, तो कॉस π/6 हमने लिख दिया, ये 1 हो गया। इसी तरीके से नीचे वाले इस सेकेंड रो के अंदर ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस 0, ये हो जाएगा साइन π/6, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ π/6, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 0, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 1। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, और माइनस लेके भी वो 0 ही रहेगी। कॉस π/6 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2, और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, इस 1 को हमने एज इट इज रख लिया। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन π/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये 1 एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद हमने कॉस π/6 की वैल्यू लिख दी है, कितनी हो जाएगी, √3/2, साइन 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, और ये 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करा कि इस डिटर्मिनेंट को हमने फर्स्ट रो पर ओपन कर दिया, तो हम देख रहे हैं 0 वाली रो तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। जब हमने इस सेकंड वाले एलिमेंट के बारे में देखा तो माइनस साइन के साथ जब ये ओपन होगा तो पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, प्लस √3/2, और हमारी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस √3/2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 टाइम, ये हमारा ओपन होएगा 0 माइनस √3/2 इंटू 1/2। अब बस हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 माइनस √3/2 से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, अच्छा नहीं 1 भी है, इसे बस हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। हो जाएगा √3/2 माइनस 3/4, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस √3/4। तो इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इंटू 2, ये हमारे पास हो रहा है √3/4 माइनस 3/4। तो हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ये तो हमने एक रैंडम वैल्यू के लिए चेक किया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे आराम से शांति से कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए भी, अल्फा बीटा एंड थीटा के लिए, तो भी आप देखेंगे फाइनली हमारा जो कंक्लूजन वाला रिजल्ट आएगा उसके अंदर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो ही आएगी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आ रहा है तो ये तीनों ही पॉइंट्स नॉन कोलिनियर टाइप के होंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि तीनों के तीनों पॉइंट जब नॉन कोलिनियर होंगे तो ये जो हमारे तीनों ही ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएंगे और हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।